Hello friends. So in this session we are going to complete our chapter, and we know that we completed till pipelines, and today we are going to start from waterways. So let's get started. So we were here, right? We completed till here, and we're going to start with waterways. So since time immemorial, India was one of the seafaring countries. Its seamen sailed far and near, thus carrying and spreading Indian commerce culture. So India was firstly, जब ये कोई vehicles नहीं था, तो I mean waterways का use करते थे. India was seafaring country. They were using sea. जब transportation का what we can say like transportation नहीं आया था, फिर भी India was using it. Waterways are and see the spreading Indian commerce. So this seaman sail helped spreading Indian commerce and culture. You know Vasco da Gama, he came sea route of India. He found the sea route of India from he Calicut. He landed on the land of Calicut. It's an city. The waterways are the most cheapest means of transport. They are one of the most cheapest. They are more suitable for carrying heavy and bulky goods. Okay, they are suitable for भारी भरकम चीजें. Most of the transportation हमारे देश में sea के through होता है 95%. और it is a fuel efficient and environment friendly mode of transport. फ्यूल एफिशिएंट एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, मतलब वो नुकसान नहीं करता एनवायरनमेंट को, और वो फ्यूल एफिशिएंट है. इंडिया हैज इनलैंड नेविगेशन है, waterways of 14,500 kilometer length, and out of this only 268 kilometer are navigable by the machine vessel. So इंडिया में 14,500 जितने इंलैंड वाटरवेज है. इंलैंड वाटरवेज मीन्स जो कंट्री के अंदर आते हैं, जैसे रिवर, लेक, पॉन्ड, ये सारे जो आते हैं दैट आर inland waterways. Out of this 5,685 kilometers are navigable by the mechanized vessel. Okay, so these are navigable. Only 5,000 is navigable. The following waterways have been declared by national waterways by government. तो नेशनल वाटरवेज किसको कहा गया है हमारी कंट्री में, कौन से इनलैंड वाटरवेज को कहा गया? सो दे आर गंगा. गंगा इज अ रिवर जो हमारे अंदर कंट्री के अंदर आती है रिवर. सो कौन सी गंगा जब इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, हल्दिया इज इन कोलकाता. सो इलाहाबाद यूपी का है, राइट? सो यूपी हमारा उत्तर प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक आती है, जो होती है उसकी लेंथ है 1620, और उसे बोला गया है नेशनल वाटरवे नंबर 1. सो याद रखना, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है. फर्स्ट नेशनल वाटरवे 1 है, जैसे हमने नेशनल हाईवे 1 पढ़ा था वैसे नेशनल वाटरवे NH पढ़ा था, जैसे वैसे हम NW पढ़ेंगे. सो first is national waterway number 1 is Ganga, which is from Allahabad, UP to Haldia, which is about 1,620 kilometer long. And second, Brahmaputra, Sadia and Dhubri. So सदिया और धुबरी दोनों आसाम के ही है, and it is a Brahmaputra river. Brahmaputra river
हमारा नेशनल हाईवे सॉरी नेशनल वाटरवे सेकेंड है, जो सदिया से धुबरी तक जाता है, जो विच इज इन आसाम एंड विच इज नेशनल हाईवे नंबर 2. नाउ लेट मी शो यू इट. सी, दिस इज सदिया. ओके, सो ये बांग्लादेश सॉरी ब्रह्मपुत्र रिवर है. तो ये आती है इधर से. दिस इज धुबरी. धुबरी इज द एंड पॉइंट विच इज नियर द बांग्लादेश. ओके, बांग्लादेश के पास में. ओके, so hope you guys. एंड सेकेंड, दूसरा हम देखेंगे द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला, कोट्टापुरम, कोट्टापुरम एंड कोलम. वेस्ट कोस्ट कैनल, अयोध्या सॉरी उद्योग मंडल एंड चंपाकारा कैनल. सो ये याद रखने की नॉट एट ऑल जरूरत. ये याद मत रखना, सॉरी इधर तक याद मत रखना. तो वेस्ट कोस्ट हमारा केरला है. सो केरला के जो वेस्ट साइड कोस्ट लाइन है, वेस्ट कोस्ट लाइन ये वाली साइड, वो है 205 किलोमीटर. और उसको नेशनल वाटरवे थर्ड बोला जाता है. एंड सो लेट मी शो यू इन द मैप. सो दिस इज आवर इंडिया मैप. तो ये जो केरला के ये वाले पार्ट पे 205 किलोमीटर जितना वेस्ट साइड पे उसे नेशनल हाईवे थर्ड बोलते हैं. फिर ये जो रिवर है हमने देखी सदिया से धुबरी तक, वो है नेशनल वाटरवे नंबर 2, जिसको हम विच इज अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर 891. ओके, नेशनल हाईवे नंबर 2. और एक गंगा इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है. ओके, तो इलाहाबाद इन यूपी से इधर तक, इधर हल्दिया है और इधर यूपी में इलाहाबाद है. तो इधर से यूपी से वेस्ट बंगाल तक इधर आएगी जो रिवर. एक मिनट, इसमें हम दिखेगा, इसमें दिखेगा आई थिंक सो. पानी जहाँ दिखा इधर. ओके, लेट्स forget it. You can see and search it yourself. Then we have, देखो ये याद रख लो, गंगा which is from Allahabad to हल्दिया which is in वेस्ट बंगाल. हल्दिया वेस्ट बंगाल में, इलाहाबाद यूपी में है, which is नेशनल हाईवे नंबर 1. इसकी लेंथ है 1620. दूसरी नेशनल वाटरवे नंबर 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर which flows from Sadia to Dhubri, which is about 891 kilometer. थर्ड नेशनल वाटरवे है वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला. उसकी लेंथ है 205. तो हमें याद रखने की जरूरत है कि कोट्टापुरमा, कोलम, ओदियग ओद्यगमंडल उद्योग मंडल एंड चंपाकारा कैनल. ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है. ओनली यू नीड टू रिमेम्बर दिस 205. अभी चौथी नंबर की नेशनल वाटरवे है गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विथ Kakinanda Pondicherry stretch of canal. Okay, so let me show you. ये रही देखो. तो ये गोदावरी रिवर, ये वाले ब्लू, और ये हमारी कृष्णा रिवर. तो पुडुचेरी
तक जो स्क्रैच बनता है, मतलब इधर से उधर से, फ्रॉम हियर टू हियर, ये वाला पार्ट. ओके, लाइक, so वो वाला पार्ट इज अप टू 1078 kilometer, which is national highway number 4, national waterway number 4. So guys, see, you can see here, ये वाला जो इमेज है, ये गोदावरी रिवर है, ये उस्मान रिवर है, और ये वाला इसकी बॉर्डर, ये वाला सारा जो कॉस्ट है, इसे हम बोलेंगे नेशनल हाई वाटरवे नंबर 4. So let's move forward now. And fifth one बाकी रह गया. Specified scratch over Brahmani along with Metai River deltas of Mahanadi. So you can see, you can find out in search it the deltas of Mahanadi. वो वाला जो पार्ट है वो अबाउट है 588 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट पे है, जिसको हम नेशनल हाईवे नंबर 5 बुलाते हैं. तो पहला हमने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ अ गंगा रिवर, जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है, जो इलाहाबाद से जाती है हल्दिया तक, जिसकी लेंथ है 1620. सेकेंड हमने देखा ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी, so which is about 891 किलोमीटर, एंड जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे नंबर 2. थर्ड हमने देखा कि वेस्ट कोस्ट ऑफ केरला, विच इज अबाउट 205 किलोमीटर, एंड विच इज नेशनल वाटरवे नंबर 3. फोर्थ हमने देखा कि सम स्पेसिफाइड स्क्रैच ऑफ गोदावरी रिवर एंड river along with Kakinada Puducherry. Kakinada to Puducherry, which is about 1078 kilometers. Specified stretch of river Brahmani along with Nitai River delta channel of Mahanadi. और तीसरा हमने देखा कि Brahmani river with along with Nitai river along with the deltas of Mahanadi. This is the national waterway number 4, which is about 588 kilometers. National highway number 5. There are some other inland waterways on which substantial transportation takes place. Okay. दूसरे बहुत सारे हैं, लेकिन those are just finds are one of the most used. These are Mandavi, Zuari, Kumbarjua, Sundarban, Barak, backwater of Kerala, tidal sketch of some other river. So this is not important. Apart from this, India is tied. India's trade with foreign countries carried about from the ports. Okay, so ports से हमारे ports है, वहाँ से सारा origin के साथ trade होता है. So 95% of country's trade volume is moved by sea. You can see. मैंने आपको बोला था. Have I told you? पहले मैंने बोला था. Yes, I have told you. तो अब हम देखते हैं major seaports. Why it is not sliding properly? Okay, now I'll use this so that it's become easy. With a long coastline of 7,500 and 16.6 kilometers, India is dotted with 12 major and 187 notified non-major, minor and intermediate ports. This line, ये वाला sentence is very important.
हमारे इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स तो है ही, उसके अलावा 187 दूसरे अननोटिफाइड है, प्राइवेट, वी कैन से लाइक प्राइवेट। और हमारी कॉस्ट लाइन कितनी है? इट्स अबाउट 7,501 और अप्रॉक्स 7,515 अप्रॉक्स है, dotted with 12 major seaports or other 187 non-notified. These major ports handle 95% of Indian foreign trade. Okay, 95% of Indian foreign trade is handled by these ports. So first, let's see कौन से ports है. So एक port है Kandla. So Kandla was the first port which was developed soon after independence to aid the volume of trade in Mumbai port. Okay, so Kandla. So I'll show you the Kandla port. Yeah, they are in the textbook itself. Textbook में ही है. Let me show you. First, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं. तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि जो हमारा मुंबई वाला पोर्ट है, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना आ जाए. See, let's read it first. जिसे read करें. Kandla in Kutch was first port developed soon after independence to aid the volume of trade on Mumbai port. In the wake of loss of Karachi port. Okay, so we were having Karachi port and Mumbai port. लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद जब पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस से पहले पाकिस्तान जो अलग हुआ था हमारे से, तो पार्टीशन जब हुआ था तो कराची वाला पोर्ट उनके पास चला गया. तो इसीलिए कराची और मुंबई का इंटरकनेक्शन था पहले, दोनों पास पास में थे. तो उसके लिए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंडला पोर्ट बनाया. तो कंडला पोर्ट बनाया क्योंकि मुंबई पे बहुत सारा प्रेशर था, बहुत सारी स्टेट से माल इधर मुंबई से जाता था. तो कंडला पोर्ट बनाया गया सो दैट उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाए. कंडला इज अ टाइडल पोर्ट, वो एक टाइडल पोर्ट है. इट caters to the convenient handling of export and import of highly productive granary and industrial belt, stretching across the state of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, राजस्थान और गुजरात. ये सारे जो आते हैं पोर्ट कहाँ होते हैं जहाँ सी का कनेक्शन होता है. ऊपर तो कहीं पे सी के कनेक्शन हो, पर हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड पे तो है ही नहीं. तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सारे आते हैं कंडला पोर्ट पे. ये सारी जो उनकी जो ग्रैनरी है वो सारी आती है कंडला पोर्ट पे. मुंबई द सेकेंड पोर्ट हम मुंबई देख रहे हैं. तो उससे पहले लेट मी शो यू मैप को. तो नहीं है, आई नो है. कंडला यहाँ गुजरात में, सी यू कैन सी हियर इट्स कंडला. तो हम 12 पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले. कंडला इज हियर. तो ये सारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारे ये वाले इधर ये पोर्ट पे आते हैं. इनका जो एक्सपोर्ट करना है या फिर इम्पोर्ट करना है तो वो सारे कंडला पोर्ट पे आते हैं. तो हमारा कराची था इधर. तो कराची और ये दोनों का इंटरकनेक्शन था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया तो इसके मुंबई पे बहुत प्रेशर आने लगा, ये सारा इधर आने लगा. तो इसीलिए कंडला पोर्ट बनाया गया था गुजरात. मुंबई पोर्ट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. जो आ, ये वाले पोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं. तो लेट्स सी हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं. Mumbai is the biggest port with a spacious, natural and well-sheltered harbour.
तो ये सेंटेंस का मीनिंग आपको समझ में आया? तो ये सेंटेंस का मीनिंग ये है कि मुंबई एक नेचुरली, मुंबई पोर्ट है वो नेचुरली बहुत ही वेल सेटल्ड और वेल होकर पोर्ट है। वो नेचुरली ही वो पोर्ट इज वेरी डिलाइटफुल। और ये पोर्ट का नाम है, नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, so the Jawaharlal Nehru Port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. तो ये वाला पोर्ट इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो मुंबई से सब कुछ चीज एक्सपोर्ट कर सके या फिर इंपोर्ट कर सके, और मुंबई को हब पोर्ट की तरह सर्व कर सके। तो इतना था हमारा मुंबई। तो अब हम देखते हैं मारमेगांव पोर्ट जो हम गोवा में है। मारमेगांव पोर्ट विच इज इन गोवा is the premier iron ore extracting port of country. तो ये मारमेगांव पोर्ट है। यू कैन सी टैंकर डिस्चार्ज क्रूड ऑयल एट न्यू मारमेगांव पोर्ट। न्यू मारमेगांव है, देर आर टू, एक पुराना मारमेगांव है, सॉरी दिस इज द मैंगलोर। हाँ, so मारमेगांव is over here, let me show you। नहीं, हम इमेजिन कर सकते हैं मारमेगांव कहाँ, इसीलिए दैट्स व्हाट आई वाज मैप पहले दिखाती इसीलिए। मारमेगांव इधर है गोवा में, एग्जैक्ट गोवा में, यू कैन शो। देन न्यू मैंगलोर, मैं मैंगलोर मारमेगांव को मैंगलोर बोल रही थी, सॉरी मैंगलोर को मारमेगांव बोल रही थी। तो दिस इज अ मैंगलोर इधर, कर्नाटका के एंड में, एंड बॉर्डर में। देन कोची, कोची इज इन केरला। तो इतने इतने पढ़ लेते। ओके, तो हमने देखा कंडला जो गुजरात में है। हमने दूसरा पोर्ट पढ़ा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे मुंबई पोर्ट भी बोलते हैं, जो मुंबई में ही है। तीसरा हम देख रहे हैं मारमेगांव पोर्ट जो गोवा में है, जो आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत प्रीमियर है। दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन। तो ये पार्ट, ये मारमेगांव पोर्ट से अबाउट 50% ऑफ इंडिया का ओर, सॉरी आयरन ओर जो होता है वो एक्सपोर्ट होता है, अबाउट 50%। देन कितना हो गया हमारा मारमेगांव का। अब हम देखते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर हमने देखा कर्नाटका में है। कैटर्स टू एक्सपोर्ट अबाउट आयरन ओर, ये भी आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है। कंसंट्रेटेड फ्रॉम कुद्रेमुख माइन, ये भी आयरन और एक्सपोर्ट करता है। कोची, ये हमारा हो गया न्यू मैंगलोर। देन वी विल सी कोची। कोची इज एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लगून विद अ नेचुरल हार्बर। तो ये एक नेचुरल पोर्ट है। एक पोर्ट कौन सा था नेचुरल, मुंबई वाला। दूसरा पोर्ट है कोची विच इज ऑल्सो नेचुरल पोर्ट। तो वो उसकी हमें उसके लिए कोई फैसिलिटीज बनानी नहीं पड़ती, वो उसके नेचुरली अवेलेबल होती है उसके पोर्ट के आजू बाजू, मतलब उसके एनवायरमेंट में। कोची हमने देखा कहाँ पे, कोची केरला में है। मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट, यहाँ तक हमने कौन से पढ़े, कंडला पढ़ा। दूसरा कौन सा पढ़ा, मुंबई पढ़ा। मुंबई वाला क्या क्या है उसका नाम, जवाहरलाल नेहरू। तीसरा हमने पढ़ा मारमेगांव, जो कहाँ पे है, गोवा में। चौथा हमने कौन सा पढ़ा, न्यू मैंगलोर। न्यू मैंगलोर इज इन कर्नाटक। पांचवा हमने कौन सा पढ़ा, कोची पढ़ा। तो कोची कहाँ पे है, केरला।
तो ये सारे पढ़ लिए हम। मैप याद रखना स्पेशल। ये सारे थे वेस्टर्न साइड के। अभी हम जाते हैं ईस्टर्न साइड की तरफ। वहाँ कौन से पोर्ट्स हैं? Most moving along the eastern coast, you would see the extreme southeastern ports of Tuticorin. Tuticorin in Tamil Nadu. This port has natural harbor and rich inland hinterland. Okay, so hinterland मतलब आंतरिक इलाके। आंतरिक इलाके में deep lands. Okay, so thus it has flourishing trade, handling over a large variety of cargoes to even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. Okay, तो ये अभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि which port handles the trade of variety of cargo with neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. So what you will answer? Which is, you will answer that the port which trade a large variety of cargoes with our neighboring countries like Sri Lanka and Maldives is Tuticorin port in Tamil Nadu. Okay, and the coastal region of India. Chennai is one of the oldest artificial port of country. चेन्नई का जो पोर्ट है वो एकदम पुराना पोर्ट है. It ranks next to Mumbai in terms of volume of trade and cargo. So Chennai is also older one. पहले मुंबई का था, then it was चेन्नई. मतलब पहले मुंबई बना था, मुंबई का पोर्ट. हमने जो जवाहरलाल नेहरू पढ़ा तो वो पहले बना था, उसके बाद बना था चेन्नई जो सेकेंड ओल्डेस्ट है. और उसमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है. सी फर्स्ट हमने ईस्ट साइड पे पहला हमने पढ़ा टूटीकोरी तमिलनाडु. दूसरा हमने पढ़ा चेन्नई. तीसरा हम पढ़ने वाला है विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. विशाखापट्टनम पढ़ने वाले, विशाखापट्टनम का पोर्ट. सी टूटीकोरी का इमेज यू कैन सी हियर. टूटीकोरी ये वाला. तो हम देखते हैं विशाखापट्टनम. एकदम डीपेस्ट एंड लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट. इट्स अ वेरी प्रोटेक्टेड, एकदम डीप वाला पोर्ट है, एकदम गहराई वाला पोर्ट. दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली conceived as an outlet for iron ore export. इसको आयरन और एक्सपोर्ट के लिए ये पोर्ट को बनाया गया था. पैराद्वीप पोर्ट. और अभी विशाखापट्टनम वाला पोर्ट अभी भी आयरन ओर का ही एक्सपोर्ट करता है. So the question can be asked that which port do iron ore export? So आप क्या लिखोगे? हमने देखा था कि मोरमेगांव करता है. देन दूसरा हमने देखा था कि मैंगलोर करता है. और तीसरा हमने देखा विशाखापट्टनम करता है. विशाखापट्टनम का पोर्ट करता है. पैराद्वीप उड़ीसा में आया. स्पेशलिस्ट इन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन. ओके, सो पैराद्वीप भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है. देन हम देखेंगे कोलकाता इज द इनलैंड रिवराइन पोर्ट. ओके, इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, मतलब उसमें रिवर भी आती है और उसमें पोर्ट भी आता है. इनलैंड रिवर्स भी आती है, नेशनल वाटरवेज भी आती है. कोलकाता में कौन सी है? हल्दिया. हमने पढ़ा था इलाहाबाद से हल्दिया गंगा की जो नेशनल वाटरवे नंबर 1 है. तो उधर हुगली रिवर भी आती है जो पानी में जाती है. तो वो हुगली रिवर पे नेशनल वाटरवे नंबर 1 है गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन है. तो वो जो पोर्ट है कोलकाता, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन पे आता है.
So being a tidal port, it requires a constant dredging of Hooghly. तो हुगली रिवर भी आती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा का बेसिन भी आता है और पोर्ट भी बन जाए. So this is one of the most हाँ क्या बोलते हैं, एक विशेष नहीं, एक ऑड पोर्ट है, एकदम अलग सा पोर्ट है जहाँ पे इनलैंड वाटरवे भी आती है और रिवराइन पोर्ट भी आता है. So being tidal port, it requires constant degree of Hooghly. हल्दिया पोर्ट, ओके सो ये कोलकाता पोर्ट की बात की थी इधर. कोलकाता पोर्ट इज समथिंग डिफरेंट. ये क्यों हो गया? ओके सो यहाँ कोलकाता से हुगली तक इट वाज बात ऑफ कोलकाता. अब हम देखेंगे हल्दिया पोर्ट की. हल्दिया पोर्ट वाज डेवलप्ड एज अ सब्सिडरी पोर्ट. सो कोलकाता पोर्ट पे बहुत सारा प्रेशर था. सारे जो वेस्ट वाले थे स्टेट, वो सॉरी ईस्ट वाले स्टेट थे, वो सारे कोलकाता पे आता था. इसीलिए कोलकाता के थोड़े से नजदीक में हल्दिया पोर्ट का डेवलपमेंट हुआ in order to relieve growing pressure in कोलकाता पोर्ट. तो प्रेशर को कम करने के लिए कोलकाता पोर्ट के तो एयरवेज इधर से चालू हो जाता है. तो हम पहले मैप देख लेते हैं. हमने क्या पहले कौन सा कंडला पढ़ा था, देन मुंबई पोर्ट पढ़ा था जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है. तीसरा हमने पढ़ा था मार्लेगांव जो गोवा में है. चौथा हमने पढ़ा था मैंगलोर. अगर आप ऐसे इमेजिन करोगे कि हाँ मैंगलोर कर्नाटका के एंड में आया, गोवा में मार्लेगांव आया, मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आया, गुजरात में कंडला पोर्ट आया. So you will easily remember. I bet you will easily remember. Then कोची जो केरला में आया, then टूटीकोडी जो तमिलनाडु में है. ये वाले स्टेट you can easily remember, but ये वाले स्टेट it feels somewhat hard, but still will remember. टूटीकोडी तमिलनाडु में आया, एंड टूटीकोडी और चेन्नई दोनों तमिलनाडु में ही आया. टूटीकोडी है वो तमिलनाडु के एंड में आया, साउथ में आया. और चेन्नई है वो तमिलनाडु के चेन्नई के सिटी के पास है. वो वैसे भी हम याद रख सकते हैं अगर आपको याद हो मैप पर, लेकिन हम वैसे याद रख सकते हैं वो नॉर्थ में आया. और तमिलनाडु में कौन सा, टूटीकोडी चेन्नई. नॉर्थ में चेन्नई, साउथ में टूटीकोडी. और उसके बाद आया विशाखापट्टनम जो हमारे आंध्र प्रदेश में है. ये हमारा आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों एक ही हुआ माय मैप में, मेरे मैप में. तो मैं क्या करती हूँ, जैसे दो पार्ट ये हो गया. ये वाला आंध्र प्रदेश और ये वाला तेलंगाना है. देन विशाखापट्टनम इधर आया. विल रिमेम्बर कि इसके साउथ में है, तो इसको छोड़ के इधर रख देना है. विशाखापट्टनम पोर्ट है. उड़ीसा, उड़ीसा में पैराद्वीप आया, दूसरा उड़ीसा. उड़ीसा में पैराद्वीप आया. उड़ीसा के मिडिल में उड़ीसा के फर्स्ट लाइन के मिडिल में आया पैराद्वीप. ये तो हम ऐसे इजीली याद रख सकते कि ये पोर्ट हमेशा है ना बॉर्डर पे ही आते हैं. तो बॉर्डर पे याद रख लेने का कि वो नॉर्थ में है, साउथ में है, बीच में है. तो पैराद्वीप हमारे उड़ीसा के बीच में आया. कोलकाता एंड हल्दिया थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे. देखो इधर तो प्लेन भी आ जाता है, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट भी आ जाता है. हल्दिया का पोर्ट है इधर और कोलकाता का पोर्ट है इधर. हल्दिया एंड कोलकाता, हल्दिया एंड कोलकाता. इधर ऐसे सुई जैसा बनता है वहां हल्दिया, और ये वाला कोलकाता. गॉट इट? ओके.
Now let's move forward and forward से backward जाना पड़ेगा हमें. The air travels today in the fastest. Sorry. Okay, so पहले आप ये read करो. मैं आपके लिए let me have a water. मैं एयरवेज का रीड करो कि उसमें क्या है और आपको ये पैराग्राफ जितना समझ में आया उतना यू नीड टू आप कमेंट करो मुझे उसके पॉइंट बना के. ओके सो टाइम अप. एयरवेज एयर ट्रैवल today is the fastest, the most comfortable and prestigious mode of transport. Air transport is one of the most fastest one, comfortable and the most desired one and even prestigious. You know, desired मैंने खुद अपने हिसाब से बोला है बिकॉज सबको बहुत ऐसा होता है कि मैं प्लेन में बैठी हुई हूँ. They become very excited of sitting in plane. Yeah, plane में बैठना कुछ it's not fun at all. I have been in plane. I have also been in train and it's a lot of fun in train rather than in a airplane because there's nothing such. Yeah, we can have a good view of the city by a one shot, but the जो मजा ट्रेन में आता है we I can't according to me जो मजा ट्रेन में आता है वो प्लेन में तो नहीं आता है. You can cover very difficult terrain, high mountain, dry desert, dense forest, and also long oceanic stretch with a great ease. तो हमें एयरवेज कब काम आते हैं एरोप्लेन जब कोई डिफिकल्ट टेरेन मतलब माउंटेन वाला एरिया, डिजर्ट वाला एरिया, जहाँ पे फॉरेस्ट वाला एरिया, जहाँ पे हम कार या रोड या कुछ बना नहीं सकते, जहाँ पे कार नहीं जा सकती या फिर जहाँ पे पानी भी नहीं है जो पानी को भी क्रॉस कर सकता है वैसे तो प्लेन भी. तो ये सारे जगह पे हम यूज करते हैं प्लेन का. थिंक ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. So yes, I have think marked with the presence of a big river, dissected relief, dense forest, and frequent floods, and international frontiers, etc. In the absence of air transport, air travel has made access easier. Sorry. तो सोचो कि हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट के बारे में सोचो. उसमें सोचो कि उसमें बिग रिवर्स है, एकदम रिलीफ है, डेंस फॉरेस्ट है, फ्लड भी फ्रिक्वेंट फ्लड आते रहते हैं, इंटरनेशनल फ्रंटियर्स हैं हमारे. उस ऊपर सारे नॉर्थ में हम इंटरनेशनल के इंटरनेशनल मतलब दूसरी कंट्री के बॉर्डर उनके कांटेक्ट में आते हैं उनकी बॉर्डर पे. तो ये सारे चीज में जब ऐसे जब इमरजेंसीज आ जाती है तब हमारे प्लेन बहुत काम आते हैं. जैसे फ्लड में लास्ट ईयर केरला में फ्लड आया था तो तभी प्लेन हेलीकॉप्टर्स बहुत काम आए थे पीपल को हेल्प करने में, उनको फूड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. ओके सो दिस इज हाउ एयरवेज आर वेरी यूजफुल. द एयर ट्रांसपोर्ट वाज nationalized in 1953. so 1953 में वो नेशनलाइज हुए थे 1953. On the operational operational side, Indian Alliance Air, subsidiary of Indian Airlines, private scheduled airlines, and non-scheduled operator provide a domestic air service. तो ये सारे एक इंडियन एयरलाइन है, हमारे इंडियन एयरलाइन एक अलायंस भी सब्सिडरी एयरलाइन सब्सिडरी एयरलाइन है और प्राइवेट है कुछ शेड्यूल है कुछ नॉन शेड्यूल है. तो ये सारे डोमेस्टिक सर्विस सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. इन एट सॉरी एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विस. एयर इंडिया तो सबको पता होगा, यू मे हैव हर्ड अबाउट इट.
तो वो इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देन बहुत सारे हैं डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक भी बहुत सारे, इंडिगो है, देन स्पाइस जेट है, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन पवन हंस हेलीकॉप्टर। अभी ये पवन हंस हेलीकॉप्टर क्या है? एलटीडी, मतलब ये तो कोई कंपनी लगती है ना? यस, इट्स अ कंपनी। प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrains like Jammu Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand. तो पवन हंस क्या है? एक हेलीकॉप्टर सर्विस, एक हेलीकॉप्टर की सर्विस वाली कंपनी है जो ऑयल और नेचुरल गैस को, मतलब नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करती है ऐसी जगह पे जहाँ पे डिफिकल्ट टेरेन है, मतलब माउंटेन्स है और वो सब है, इसलिए हम वहाँ पे ट्रेन या कोई रोड, ट्रेन या कार कोई कुछ जा नहीं सकता वहाँ से। तो ये पवन हंस है, तो पवन हंस लिमिटेड, तो वो लोग प्रोवाइड करते हैं ऑयल और नेचुरल गैस को डिफिकल्ट टेरेन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रोवाइड करते हैं, जैसे हिमालय, हिमाचल, सॉरी जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंड टू नेबरिंग, तो ये इंडियन एयरलाइंस है, नेबरिंग ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंड, सॉरी Indian Airlines operation also extend to neighboring countries of South and Southeast Asia and Middle East. तो इंडियन एयरलाइंस उनकी भी हेल्प करती है हमारे एशिया के जो कंट्रीज है जिनको कोई डिफिकल्टीज है, उनके मतलब उनको कोई फ्लड या फिर कोई डिजास्टर का प्रॉब्लम है, उनको हेल्प करते। फाइंड आउट द नेम ऑफ कंट्रीज कनेक्टेड टू इंडियन एयरलाइंस। ये फाइंड करना है आपको, योर टास्क फॉर टुडे। एयर ट्रैवल इज नॉट विद इन द रीच ऑफ कॉमन पीपल। तो ये एयर ट्रैवल हम जो कॉमन पीपल है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स only the northeastern states that specially provisions are made to extend the service of common people। लेकिन सिर्फ नॉर्थ में ही ये एयर सर्विस ज्यादा प्रोवाइड की जाती है क्योंकि उधर कोई ट्रेन या ऐसा कुछ, मतलब कोई सर्विस नहीं रहती ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो communication system may we have left some of the, हाँ चलो कुछ, oh my god what happened, yes, अभी हम पढ़ेंगे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो फर्स्ट एयरपोर्ट है हमारा अमृतसर का, जो अमृतसर में ही आया, जो पंजाब में है। ओके, इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट जो है वो हमारा सेकंड है, हाँ अमृतसर का जो एयरपोर्ट है उसे हम बोलते हैं राजा शांति एयरपोर्ट। तीसरा दूसरा है केरला का एयरपोर्ट, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, लाइक आई एम गॉड मैन। दिल्ली का एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट जो मुंबई का है, हैदराबाद का एयरपोर्ट, देन चेन्नई का एयरपोर्ट, देन तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट, देन कोलकाता का एयरपोर्ट। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड कम्युनिकेशन देख लेते हैं एक बार। ओके, सो मैंने नोट्स बनाई है, so I'll be reading from that because it will take a long. So first, what is communication? So communication is the act of exchanging information, personal communication, and a mass communication.
So communication is the act of information, of exchanging information. And communication is of two types. एक तो है personal communication and another one is mass communication. तो means of communication अगर देखा जाए तो वो एक पर्सनल है. पर्सनल में क्या है? लेक्चर, टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स मेल, इंटरनेट एक्सेट्रा. गाइस आपको सिर्फ मेरी आवाज सुन के पढ़ना है. और मैं ये ओपन रख रही हूँ so that you could read it, लेकिन आपको सिर्फ मेरी आवाज ही सुननी है. और दूसरा है मास कम्युनिकेशन, जिसमें आता है रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, सैटेलाइट, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस. तो ये सारे मास कम्युनिकेशन. पर्सनल मतलब जो पर्सनल है, हम जो पर्सनल कॉल करते हैं, पर्सनल चैटिंग करते हैं, पर्सनल मेल भेजते हैं, इंटरनेट पे पर्सनल रहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल सारे. मास कम्युनिकेशन मतलब बहुत सारे लोग, रेडियो में बहुत सारे लोग सुनते हैं, टेलीविजन पे, सिनेमा में सब लोग देखते हैं, सैटेलाइट देखते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, पब्लिक मीटिंग, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस. अभी मास कम्युनिकेशन इज आल्सो ऑफ टू टाइप, एक प्रिंट मीडिया एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. प्रिंट मीडिया में क्या आता है? न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक एक्सेट्रा. एंड इलेक्ट्रॉनिक मास कम्युनिकेशन में आता है रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा एंड इंटरनेट. इंटरनेट नो फिल्म. So personal communication means it helps in communicating information and ideas from one person to another. It is a mode. It is made through postal network and telecom support by computer. The Indian postal network is the longest in the world. Okay, so Indian postal network is one of the longest in the world. There are about 1.9 lakh post office in country. Just wait a second. There are about 1.9 lakh post office in our country. 1.9 lakh offices, post offices in our country. They handle parcels as well as personal written communication. अभी भी इंडिया में postal service are going on. तो उसमें first है first class mail. Cards, envelope are considered as first class mail. Second है second class mail. It includes book, packets, registered newspaper, periodicals, and are carried by surface mail. फर्स्ट क्लास में क्या आया? कार्ड, एनवेलप, वो फर्स्ट क्लास में है. सेकेंड क्लास में क्या है? बुक, पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, periodicals and etc. सिक्स मेल चैनल. अभी सिक्स मेल चैनल्स होती है to facilitate quick delivery of mail in large towns and cities. Six mail channels have been introduced recently. तो सिक्स चैनल्स इंट्रोड्यूस की गई है हमारे इंडिया में. तो वो है राजधानी मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल, पीरियोडिकल चैनल. ओके, तो यही मैं पढ़ रही हूँ, सेम मैंने इसमें से ही बनाई है नोट. ये सेकंड मेल इंक्लूड्स पैकेट एंड ऑल, सी इट्स ऑल सेम, मैंने इसमें से ही बनाई. डोंट बी टेंस. ओके, सो मैं एक काम करूंगी, आप लोग मैं कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये नोट्स लिख के दूंगी टाइप करके.
तो मास कम्युनिकेशन देखते हैं. Here it's mass communication. It play vital role in lives of people. Okay. Mass communication means communicating with several people at the same time. As I told you, features of mass communication later. They broadcast a variety of programs for people of all ages. Just listen my words. It is very simple. मैंने बहुत simple language में लिखा. The program are transmitted and printed in regional language to reach masses. See, ये all is from here. All India Radio, then regional local language for categories of people. इसमें से लिखा है. They provide information and entertainment. Fourth point is mass communication create awareness among the people about various national programs and policies. This is one of the most important point according to me. ये वाला चीज मुझे आपको बतानी है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर sorry India is the largest producer of feature film in the world. Okay, it produces short film, video feature film, and video short film. The Central Board of Film Certification of authority to certify both Indian and foreign film. Okay, so Central Board of Film Certification is the authority who certify both Indian and international films. ये याद रखने ला एमसीक्यू में आ सकता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सर्टिफाइज पहला ऑप्शन इंडियन फिल्म, दूसरा ऑप्शन एशियन फिल्म, तीसरा ऑप्शन इंटरनेशनल फिल्म, चौथा ऑप्शन नन अबोव सॉरी बोथ ए एंड बी या फिर नन अबोव ऐसा भी हो सकता है. So what you will write both A and B like international film और Indian film दोनों. तो इंटरनेशनल ट्रेड तो हम इधर से देख रहे थे कि जो एक्सचेंज ऑफ गुड अमॉन्ग पीपल state and countries are referred to as trade. So exchange of good between two parties such as people, status and country is called trade. Okay. तो जो हमारी लोकल ट्रेड है within our country, whereas international trade is a trade between two or more countries. Local trade is within our country or international trade is within trade with two or more countries and takes place through sea and air and land routes. So here you can see why local trade is carried in cities from village level or to a more states. Advance of international trade of countries indexed in economic prosperity. It is therefore considered economic barometer of country. International service provides service without international trade. Export and import are component of trade. Balance of trade of country is the difference between the export and import. Okay. When the value of export exceeds the value of import is called favorable balance of trade. अभी हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड जितना इंपोर्ट हुआ है और उतना ही एक्सपोर्ट हुआ है कंपोनेंट ऑफ ट्रेड. तो हमें पता है कि जितना एक्सपोर्ट होता है और जितना इंपोर्ट होता है वो दोनों कंपोनेंट ऑफ ट्रेड है.
The difference between export and import is known as the balance of trade. So जितना एक्सपोर्ट हुआ है और जितना इंपोर्ट हुआ है उसका जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. तो ए वाला हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है. द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. बी वाला हमने पढ़ रहे हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ. Favorable balance of trade means if the value of export is more than the value of import, it is called favorable balance of trade. मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट किया वो ज्यादा है जितना हमने इंपोर्ट किया उससे, उसे हम बोलेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. अनफेवरेबल बैलेंस मतलब जितना हमने इंपोर्ट किया है, सॉरी, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट. जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो फेवरेबल हो जाएगा, जब इंपोर्ट ज्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तब अनफेवरेबल हो जाएगा. तो टूरिज्म देखिए, tourism has become very big industry in India and has grown substantially over the last 3 decades. There has been a surge of foreigners visiting India every year. So there are the number of foreign tourists visiting India every year. It contributes rupees 50,000 crore of foreign exchange. Okay, so India earned rupees 50,000 crore rupees from tourism industry, from tourism industry. So these are the places where most tourists visit. गोवा में ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आते हैं, गुजरात में भी आते हैं. बिकॉज गुजरात में अभी जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, सॉरी, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो बनी है उसकी वजह से. तो बेनिफिट हम देख रहे थे कि बेनिफिट ऑफ टूरिज्म क्या है. टूरिज्म प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. देख लिया. इट हेल्प्स डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट कल्चर एंड हेरिटेज मतलब इंटरनेशनल हमारा कल्चर को डेवलप करते हैं. तो बाहर से जो आएगा उनको हमारा कल्चर पता चलेगा और वो हमारे कल्चर को स्प्रेड करेंगे, उधर ले जाएंगे, मतलब उधर समझ के वो भी शायद फॉलो करेंगे. मतलब फॉलो तो नहीं, तो उनको पता चलेगा कि ये लोग दिवाली मतलब दिवाली में दीपक जलाते हैं. वैसे जैसे हमें पता है कि वो लोग क्रिसमस में सेंटा क्लॉज बनते हैं, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्रिसमस ट्री बनाते हैं, वैसे ही हमारा कल्चर भी उनको पता चले. जस्ट फॉर स्प्रेडिंग मतलब स्प्रेड करना मतलब उनको वो हमारे रिलीजन में आ जाए वो नहीं, वो मतलब कि उनको भी हमारा कल्चर पता चले, स्प्रेड होता है. ओवर 20 million people are directly engaged in the tourism industry. 20 million people are engaged in tourism मतलब उनको employment मिलती है. It has lead to growth of hospitality industry, create job opportunity create करते हैं. Hospitality मतलब किसी को टूरिस्ट को वेदर चेंज होने की वजह से या कोई भी इसकी वजह से हॉस्पिटल इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ. टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल फॉर्म. जो जहाँ पे घूमने जाते जैसे हम गए, हम कहाँ पे गए, हम गए हिमाचल में गए, मनाली गए, शिमला गए. उधर हम गए तो हमदाबाद करके एक जगह उधर गए. उधर हम बीमार हो गए, बहुत ठंड पड़ी, बर्फ गिर रहा था, हम बीमार हो गए. तो उधर हॉस्पिटल गए, उधर हॉस्पिटलिटी गई और उधर के जो लोकल पीपल थे तो लोकल पीपल को क्या हुआ, मतलब लोकल पीपल को फायदा हुआ.
हमारी चीजें सामान उठाने में हमें मदद की, हमारी होटल तक, तो उनको फायदा हुआ, उनको पैसे मिले। So that's how. Foreign tourists visit India for heritage tourism. तो फॉरिजन किसके लिए इंडिया में आते हैं? हेरिटेज टूरिज्म के लिए, इकोनॉमिक टूरिज्म के लिए। इकोनॉमिक मतलब पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब ये सारे बैंकिंग सिस्टम के लिए, एडवेंचर के लिए, कल्चर के लिए आते हैं, मेडिकल के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं, और एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अभी हम देखते हैं फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, कौन सी जगह पे ज्यादातर लोग घूमने जाते हैं, मतलब फेवरेबल एकदम। तो वो है राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, और सारे हमारे ईस्ट वेस्ट, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वाले स्टेट। गुजरात टेम्पल टाउन ऑफ, और गुजरात में भी आते हैं, और टेम्पल टाउन ऑफ साउथ इंडिया, वो हमारे कहाँ जाते हैं पता है, साउथ में रामेश्वरम जाते हैं मोस्ट ऑफ। हाँ, टेम्पल टाउन। टूरिस्ट पोटेंशियल एरियाज आर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, टूरिस्ट पोटेंशियल एरिया, I told you. Okay, so here we end our session. Complete this exercise. Okay, कर लेना ये exercise. So thank you for attending my session. So stay tuned, be happy. और हाँ यार, ये जो नोट्स मैंने बोली है वो मैंने टेक्स्ट में से ही बनाई है, so I don't think I need to type it again and then I need to post it. It will take a long time. Rather than I can दूसरा वीडियो मैं बना लूंगी इसमें में, I don't know when such a large time. So please cooperate with me and please help. Okay. So bye. Like, share and subscribe.